Hello students, welcome to Learn Commerce with SK फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो उसमें हम करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। तो ये जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स वो क्लास 11 में भी आता है, बीकॉम में भी आता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, सीए में भी आता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस लेक्चर में हम टोटल 14 कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशंस क्या होता है, वो है एक रूल्स एंड गाइडलाइंस है। ये एक जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए गाइड करता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स है, कन्वेंशंस है, उन सबको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? गाप कहते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो कई बार एग्जाम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये गाप। तो ये क्या है? एक गाप जो है वो रूल्स या फिर गाइडलाइंस है, रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो गाइड करता है अकाउंटेंट को इन प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, रूल्स या रेगुलेशंस जो सारे होते हैं कि इसको फॉलो करना चाहिए जिससे अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो। तो वो क्या है? वो उन सबको कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट या कन्वेंशन है ये सारे। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट होता क्या है? तो कंसेप्ट जो है वो यूज होता है अकाउंटिंग में जो नेसेसरी अज्यूमशंस या फिर कंडीशंस जो है वो होते हैं, जो अकाउंटिंग जो जिसके ऊपर बेस्ड होता है। ऐसे अज्यूमशंस, ऐसी कंडीशंस होती है जिसके ऊपर जो अकाउंटिंग है वो बेस्ड है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कंसेप्ट कहते हैं उसे। और ये जो कंसेप्ट हैं दे आर जनरली एक्सेप्टेड, जनरली वो एक्सेप्टेड है अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, ये ऐसे कंसेप्ट है जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स हैं ये, बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। और जिसकी मदद से जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स है कंसेप्ट। और कन्वेंशंस, तो कन्वेंशंस जो है वो बहुत सारे इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद बनाए जाते हैं कन्वेंशन, और इसमें कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं अगर जरूरी हो तो। दे आर चेंज्ड इफ नीड बी एंड इफ सर्कमस्टेंसेस अराइज। ठीक है, तो ये कन्वेंशन जो चेंज हो सकते हैं ऐसे रूल्स। और जो कंसेप्ट जो है वो जनरली एक्सेप्टेड है, जो ज्यादातर चेंज नहीं हो सकती, वो बेसिक होता है कंसेप्ट। फिर प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक रूल। ये क्या है? बेसिक रूल्स हैं विच आर एक्सेप्टेड एज अ फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट। जो बेसिक रूल्स होते हैं अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए वो होते हैं प्रिंसिपल्स। दे इमर्ज फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड पास्ट कन्वेंशंस। The principles based on the principles issued by professional bodies, वो किस पे बेस्ड है? ऐसे जो प्रिंसिपल इश्यूड बाय प्रोफेशनल बॉडीज, जो प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं वो प्रिंसिपल को इश्यू करती हैं। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम वाइडली एक्सेप्टेड, तो होते हैं प्रिंसिपल्स। वैसे तो ये सारे सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही इसमें चेंज होता है। अच्छा, तो 14 ये प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं कंटिन्यूटी कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या होता है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक वो चलने वाला है। ठीक है, बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक फ्यूचर में चलने वाला है, वो कभी भी बंद नहीं होगा, यही सोचकर ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो ये होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस विल गो ऑन फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन एंट्री और एग्जिट। पर्सन की एंट्री या फिर एग्जिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलता ही जाता है। इट इज एज्यूम्ड दैट द बिजनेस हैज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नीड टू क्लोज इट्स ऑपरेशंस नियर फ्यूचर। फ्यूचर में इसको बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही सोचकर, ऐसा ही अज्यूम कर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। दिस इज ड्यू टू दिस अज्यूमशन दैट, अब कुछ एग्जांपल्स हैं
जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट कहाँ कहाँ पर यूज होता है। जैसे कि फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट्स आर यूजुअली स्टेटेड इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। जो फिक्स्ड असेट जो है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है उसके कॉस्ट प्राइस पे, और उसके बाद उसमें से माइनस क्या क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते जाना होता है। वो हर साल इस तरह से डेप्रिसिएशन हमें माइनस करते जाना होता है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इसी ये जो गोइंग कंसर्न है कंसेप्ट है उसी की वजह से। फिर जो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सबको सजेस्ट किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलने वाला होता है, कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए ये सारे जो कंसेप्ट है वो आए हैं। When provision is made for contingent future liability, जो contingent future liability है उसके लिए जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है, इसीलिए बनाए जाते हैं। While estimating amount like to be received from debtors also, the assumption is that इन फ्यूचर सर्टेन अमाउंट विल बी रियलाइज्ड। वो इसीलिए हम एस्टिमेट करते हैं डेटर से, क्योंकि वो जो डेटर है वो फ्यूचर में वो पैसे देने वाला है, वो जो अमाउंट है वो रियलाइज होने वाला है। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट के लिए हम जो प्रोविजन बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है। फिर ऑल द बिजनेस एक्सपेंसेस आर बाइफरकेटेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन ये दोनों अलग अलग किए हैं। क्यों, क्योंकि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक चलने वाला है, इसीलिए तो ये सब कुछ था जिसकी इस अजम्पशन की वजह से ही ये सब है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। फिर है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में क्या है कि कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड while recording a certain type of transaction in the books of accounts. That implies that years after years, uniform rules, methods should be followed to record transactions. Transactions को record करने के लिए जो rules हैं, मेथड वो सारे सेम ही रहने चाहिए ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर जो रूल्स है, मेथड्स है, वो सारे सेम रहने चाहिए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, यानी कंसिस्टेंट होना चाहिए जो भी सारे रूल्स मेथड्स हैं जिससे हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, जिससे हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, वो सब कुछ सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ FIFO मेथड, अगर स्टॉक जो है वो FIFO मेथड से वैल्यू किए हैं या फिर वेटेड एवरेज मेथड से, देन दिस मेथड वंस अडॉप्टेड शुड नॉट बी चेंज। एक बार कोई भी एक मेथड अडॉप्ट कर ली तो बस कर ली, उसके बाद चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसमें चेंज करेंगे, बार बार हम चेंज करते रहेंगे, तो फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पोजीशन है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वो जो बिजनेस की जो पोजीशन है वो ट्रू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। नाउ आउट ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो मेथड होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर इफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज अडॉप्टेड, every year depreciation should be charged under the same method. कोई भी एक मेथड हमें चूज कर लेनी है, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हो आप, एक बार अडॉप्ट कर ली, एवरी ईयर हमें वही डेप्रिसिएशन मेथड से ही करनी होगी। A method once adopted should be followed year after year. This will facilitate comparison of accounts of different years and useful conclusions and predictions can be drawn. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट ईयर्स के जो अकाउंट्स है उसको कंपेयर करने के लिए ये काम आता है, और जो कंक्लूजन और प्रिडिक्शन जो है वो सही भी होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, उसमें क्या होता है, जो भी मेथड या रूल्स अगर एक बार हमने अडॉप्ट कर लिया तो हमें उसको एवरी ईयर सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। उसके बाद है ये एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट जो है, दिस कंसेप्ट इज रिलेवेंट इन द एरिया ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट।
ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट इन दोनों में ही है ये एक्रूअल कंसेप्ट। इट रिक्वायर्स recording revenues when they earned, not when they are received in cash। कि जब रेवेन्यू है जो अर्न हुई है हमें उसी टाइम पे कर देना है, तब नहीं जब कैश मिली या ना मिली उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है ये। उसी तरह से रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, जब भी एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं तभी उसको रिकॉर्ड कर दो। एंड नॉट व्हेन दे आर पेड, जब उसको पे करना हो तब नहीं, जब वो इनकर कर रहा हो एक्सपेंस तभी हमें इसको रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल है कंपनी डिलीवर्स गुड्स वर्थ 20,000 इन मार्च। मार्च में जो गुड्स है वो डिलीवर कर रहे हैं, कब? मार्च में। बट रिसीव पेमेंट्स इन अप्रैल, पेमेंट कब रिसीव हुआ? अप्रैल में हुआ। तो अब रिकॉर्ड कब हुआ? तो रिकॉर्ड कब होगा? मार्च में ही रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड 20,000 एज रेवेन्यू इन मार्च, मार्च में ही इसको रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि कंपनी ने गुड्स कब डिलीवर किए हैं? मार्च में ही किए हैं, तो मार्च में ही रिकॉर्ड होगा, भले ही पेमेंट जो है वो बाद में मिल रहा हो। ठीक है, उस तरह से एक्सपेंस में भी वही करना है। द कंपनी गेट्स अ रेंट बिल ऑफ 5,000 फॉर मार्च, मार्च का ये रेंट बिल है। ठीक है, तो हमें मार्च में ही इसको रिकॉर्ड करना होगा। बट पेज इन इट अप्रैल, अप्रैल में इसको पे किया है, बट है किसका? मार्च का है, तो हमें मार्च में ही इसको रिकॉर्ड करना होगा। ओके, तो एक्रूअल कंसेप्ट में बस आपको इतना याद रखना है, रिकॉर्ड व्हेन अर्न या इनकर्ड एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है वो जब भी अर्न या फिर इनकर्ड हो रहा हो तभी हमें इसको रिकॉर्ड करना है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो ये है एक्रूअल कंसेप्ट। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने, ठीक है, ट्रीट्स फॉलोइंग थ्री कंसेप्ट्स एज द फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशन। तो कौन कौन से ये तीन है जो अभी हमने पढ़े? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, इन तीनों को फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस बोला गया है, एज अ ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद वाला कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या फिर हम उसको कह सकते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसमें क्या कहते हैं कि जो बिजनेस और ओनर जो है वो दोनों ही क्या है? सेपरेट है। बिजनेस और ओनर वो दोनों ही क्या है? एक दूसरे से अलग है। तो इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस की वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ही रिकॉर्ड की जाती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी बिजनेस अलग है और जो ओनर है वो दोनों ही अलग है, दोनों सेपरेट है एक दूसरे से। Business and owners are separate from each other. All the transactions of the business are recorded from the viewpoint of business and not the businessman. For example, when a person invests 1 lakh into a business, अब ओनर ने क्या किया है? बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो इट विल बी ट्रीटेड दैट द बिजनेस हैज बोरोड दैट मच मनी फ्रॉम द ओनर। ओनर से जो 1 लाख है वो बिजनेस ने क्या किया है? बोरो किए हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे शो करेंगे? कैपिटल, एज अ कैपिटल हम इसको शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओनर और जो बिजनेस है वो क्या है? दोनों अलग है। तो ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो बिजनेस का ये क्या हुई? कैपिटल हुई, एज अ कैपिटल हम इसको शो करेंगे। और ये बिजनेस का क्या है? एक लायबिलिटी है जो ओनर को वापस करनी होगी। ठीक है, बिजनेस ने क्या किया? इसे बोरो किया है। ओके, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है ड्राइंग्स का। ठीक है, तो अगर ओनर जो है वो बिजनेस में से कोई भी पैसे निकाल रहा है, ठीक है, अपने खुद के खर्चे के लिए, ओनर जो है वो बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है अपने खुद के खर्चे के लिए, खुद का पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। तो हम एज ए ड्राइंग्स उसके अंदर ड्राइंग्स जो है वो एज ए ड्राइंग्स हम बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लिखेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो ये किस वजह से है? क्योंकि बिजनेस और जो ओनर है वो दोनों सेपरेट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस which can be expressed in term of money
ऐसे ही ट्रांजेक्शन जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस की जाती हो, हमें वही रिकॉर्ड करनी है, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है डेथ ऑफ द मैनेजर, डिस्प्यूट्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्राइक। तो ये सब कुछ क्या है, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बट ये रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं होंगे? क्योंकि ये मनी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, इसीलिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइक वगैरह हो गई, डिस्प्यूट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मैनेजर की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये सब बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं, बट ये रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कोई भी जो मॉनेटरी जो मनी में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसी वजह से। तो वैसे ही ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो मनी में एक्सप्रेस हो सकता हो। ठीक है, उसके बाद है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, या फिर हम उसे कह सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न के हिसाब से क्या है कि बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, तो अब जब भी बिजनेस के ओनर को या मैनेजमेंट को या किसी को भी इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को देखना हो कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रहा है फिर लॉस कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, तो वो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए थोड़े थोड़े इंटरवल में वो क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो बीच बीच का जो इंटरवल है वो जनरली 1 ईयर का भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहेंगे। ओके, तो डिस्पाइट द assumption that the business is going to continue for a very long period of time, no businessman can wait for such a long period to know the profit or loss of a business। ठीक है, कोई भी ओनर जो है, बिजनेसमैन जो है, वो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस का, वो जानने के लिए लंबे टाइम तक तो वेट करेगा नहीं कि बिजनेस खत्म हो। बिजनेस तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, खत्म हो तब हमें पता चले, तो जो वेट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ही ये कंसेप्ट आया है, जिसमें एक एक साल में थोड़े थोड़े इंटरवल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो as suggested by the periodical concept, the life of business is divided into certain years, and at the end of each period accounts are prepared. जनरली द अकाउंटिंग पीरियड इज 1 ईयर, जनरली वो 1 साल का होता है। अकाउंटिंग पीरियड कैन बी फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है या फिर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, जो 12 मंथ का हो सकता है। टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स एज पर इनकम टैक्स लॉ, एज पर इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से 12 मंथ का होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एवरी ईयर एज अ अकाउंटिंग पीरियड, इसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब थोड़े कुछ और भी इंटरवल्स होते हैं। ऑल लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया पब्लिश इंटरिम quarterly financial reports by preparing interim accounts which become useful to investors, जो investors को useful होते हैं उन्हें investment decisions के लिए। तो इन केसेस में अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 3 मंथ का भी हो सकता है। जो जनरली जो पब्लिश कंपनी होती है ना, जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, वो जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करती है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, जो आउटसाइडर्स यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, जनरल पब्लिक हो गई, तो इन सभी के लिए वो पब्लिश करती है। तो उनका जो अकाउंटिंग पीरियड वो 3-3 मंथ का भी हो सकता है। सम एंटरप्राइज प्रिपेयर मंथली अकाउंट फॉर द इंटरनल यूज के लिए वो मंथली भी प्रिपेयर करती है। इन दैट केस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कुड बी अ मंथ। Thus, whenever accounts are prepared at interval of a particular period, such period is known as accounting period। और इसे हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे। जब भी जो कुछ इंटरवल में जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे। This concept of preparing accounts at regular interval is also known as periodicity।
कंसेप्ट। तो ये था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो इसे हमें नाम से ही याद रख लेना है, फुल डिस्क्लोजर, फुल यानी पूरा का पूरा, डिस्क्लोजर यानी शो करना, ठीक है। तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें शो करनी है। अकॉर्डिंग टू द concept of full disclosure, all the information should be fully disclosed in the accounting statements so that the accounts are not misleading. जो भी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। All the relevant information should be provided in the financial statement so that different stakeholders can make accurate financial decision, ताकि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो सब अपनी जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो ले सके, इसलिए सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड करनी चाहिए। द अकाउंट्स शुड बी रिलायबल एंड डिटेल्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 clause 219(1), financial statements should reflect the true and fair financial position of a business। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो रिफ्लेक्ट करनी होनी चाहिए। तो वो तभी होगी जब सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से उसमें लिखी होगी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में। चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की जो मेथड है वो अगर चेंज हो रही है तो वो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको अफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए सच चेंजेस, ऐसे सारे जो चेंजेस हैं एज वेल एज अकाउंटिंग इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम सच चेंजेस शुड बी मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन होने चाहिए और इसी वजह से ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी चाहिए। कोई भी मेथड चेंज की है, कौन सी मेथड चेंज की है, उससे क्या क्या चेंजेस आए हैं, अकाउंटिंग इफेक्ट कौन कौन सी हुई है, वो सब कुछ अच्छे से डिस्क्लोज होना चाहिए। उसके बाद है मटेरियलिटी कंसेप्ट। This concept is associated with the principle of full disclosure. Full disclosure जो principle है उसके साथ ही ये associate है। Full disclosure principle में क्या होता है कि सारी information जो है वो disclose होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये all material information होनी चाहिए। अब मटेरियल कंसेप्ट में क्या होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि रिलीवेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन उस पर डिपेंड करता है। तो वैसी ही इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिलीवेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, जो फालतू की जो सारी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो रिलीवेंट है वही होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन विल बी कंसिडर्ड मटीरियल। मटीरियल तभी होगी इंफॉर्मेशन only when the same is relevant, जो relevant हो इंफॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट हो। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि पेंसिल, इरेजर्स, पेन ये सब कुछ यूज में आते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो इन सब का आपका अलग अलग अकाउंट नहीं बनाते, सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते इन सब का, बल्कि एक अकाउंट बना दिया स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट बना दिया और उसके अंदर ये सारी चीजें हमने लिख दी, इसके अंदर ही ये सारी चीजें आ गई, सिर्फ एक अकाउंट ही बनाना होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियलिटी कंसेप्ट कहेंगे कि जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो रिलीवेंट एंड सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। ओके, therefore there is no need of separate disclosure or note for such immaterial items in accounts or in financial statements। तो ये था मटेरियलिटी कंसेप्ट, यानी कि रिलीवेंट और सिग्निफिकेंट जो इंफॉर्मेशन है वही होनी चाहिए। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। प्रूडेंस, कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है कि सावधानी से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी सारे लॉसेस है, एंटिसिपेटेड लॉसेस, तो उसका हमें एंटिसिपेट करना चाहिए। फ्यूचर में जो भी सारे लॉसेस होते हैं तो उसका हमें केयर करनी चाहिए। मीन्स जो
प्रोविजंस वगैरह बनानी चाहिए, पर जो भी प्रॉफिट वगैरह हो रहे हैं, गेन हो रहा है, उसका हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एन अकाउंटेंट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एंटिसिपेटेड गेन और प्रॉफिट बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉस। जो भी फ्यूचर में लॉस हो रहे हैं उसका हमें प्रोविजन वगैरह बनाना चाहिए, लेकिन जो भी गेन या फिर प्रॉफिट है उसका हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इट सजेस्ट दैट प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर ऑल लाइकली लॉसेस but no credit must be taken for probable income or profit. The asset may be understated or not overvalued. For example, यहाँ पर जो asset है वो understated हो सकती है लेकिन overvalue नहीं होनी चाहिए। ये भी किसकी वजह से? वो भी ये concept of prudent है, उसी की वजह से है। This concept is also stated as anticipate no profits but anticipate all losses and provide them for anticipate no profit। जो प्रॉफिट है उसको हमें एंटिसिपेट नहीं करना होता है, बट जो भी सारे लॉसेस है उसको हमें एंटिसिपेट करना होता है फ्यूचर में। The use of this concept beyond a reasonable limit is a misuse। अगर जो हम इस कंसेप्ट का लिमिट बियॉन्ड रिजनेबल लिमिट से भी ज्यादा हम इसका यूज करते हैं तो ये मिसयूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बैकअप रिजर्व बनाया, ठीक है, बैकअप के लिए एक हमने रिजर्व रखा, प्रोविजन रखा, लेकिन जितना जरूरत है फ्यूचर में उससे भी ज्यादा हमने रखा, एक्सेसिव रखा, तो वो क्या हो जाएगा? सीक्रेट रिजर्व हो जाएगा। If excessive depreciation is provided on asset or more than reasonable amount of bad debt is created, then it result in creation of secret reserve। ये क्या हो जाएगा? फिर secret reserve हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर डाउटफुल डेप्ट वगैरह हो गए, तो इन सभी के लिए प्रोविजन जो भी बनाए हैं वो रिजनेबली होना चाहिए कि फ्यूचर में जितना हो रहा है वो हमें उतना ही प्रोविजन बनाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा हम अगर जो बनाते हैं एक्सेसिव, तो उसे क्या कहते हैं? सीक्रेट रिजर्व कहते हैं, जो फुल डिस्क्लोजर जो है उसका अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस का, असेट लाइक स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ शो करना चाहिए। कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, दोनों में से विचेवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर होगा वही। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वो हमें बनाना चाहिए ये और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज मेड इन द अकाउंट। तो ये सब क्या है? एग्जांपल्स है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस का। नो प्रोविजन इज मेड फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पे। तो ये सब क्या है? कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस है कि एंटिसिपेटेड जो लॉसेस है उसको रखना चाहिए ध्यान में, लेकिन जो भी गेन या प्रॉफिट है उसको नहीं। तो ये होगा कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। फिर है कॉस्ट कंसेप्ट। Cost concept, according to this concept, the assets are recorded at cost at the time of its purchase। हम असेट को तभी रिकॉर्ड करते हैं, उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं जब वो परचेज किया गया हो। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू शैल बी रिड्यूस सिस्टमेटिकली बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और उसके बाद हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाकर उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर सकते हैं। बट हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे? कौन से कॉस्ट पे करेंगे? जब वो परचेज की गई हो असेट, तो वो होता है कॉस्ट कंसेप्ट। द वैल्यू एट विच द असेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज शोन एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। तो असेट को उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो परचेज की गई हो, उस टाइम की जो कॉस्ट है उसी पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसके बाद हम उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके। वो होता है कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट। कौन कौन सी? एक है डेबिट इफेक्ट और सेकेंड है क्रेडिट इफेक्ट। दो इफेक्ट होती हैं। अब अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक इफेक्ट जो है वो रिसीवर के बेनिफिट में होता है, अबाउट द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, और जो दूसरी इफेक्ट जो होती है अबाउट द गिवर ऑफ द बेनिफिट।
ठीक है, तो पूरा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो किसके बेस ऊपर है, यही ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर ही बेस है ये डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है सी प्लस एल इज इक्वल टू ए मीन्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट, ये इक्वेशन है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का। ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट होना चाहिए, दोनों ही इक्वल होना चाहिए, कैपिटल एंड लायबिलिटी और असेट जो है वो दोनों ही इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओनर ऑफ अ बिजनेस ब्रिंग्स हिज पर्सनल मोटर कार इनटू द बिजनेस, ठीक है, पर्सनल मोटर कार लाई बिजनेस में, तो व्हीकल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो असेट साइड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो कैपिटल साइड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब लायबिलिटी साइड पे, ठीक है, जो लायबिलिटी साइड है ना वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मीन्स जो बिजनेस है उसके ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी इतने की। ठीक है, तो ये क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ये, जो असेट और लायबिलिटी दोनों ही साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ओनर ने, तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी जो असेट साइड होगी, और कैश इंक्रीज हुआ तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा, साथ साथ में इतनी जो लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, जो लायबिलिटी साइड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। उसके बाद है मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, cost incurred during a particular period, cost incurred हो रहा है, ठीक है, should be matched, किसके साथ मैच होना चाहिए, अगेंस्ट द revenue of that period, revenue के साथ वो मैच होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, इसको पता करने के लिए। तो ये होता है मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, कॉस्ट जो है रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए सेम पीरियड पे, ठीक है, सेम टाइम पे। During a given period, when revenue is recognized as being earned, revenue recognize हो रहा है, revenue earn हो रहा है, then expenses और cost incurred in earning that, जो expense या फिर cost है वो भी हो रहा होगा, that revenue must be debited to it, revenue में से हम जो expense है वो माइनस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा जो नेट इनकम हो रहा है, नेट इनकम हो रहा है या कितना नेट इनकम हो रहा है उस टाइम पे, तो वो क्या होगा, मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू कंसेप्ट। रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्नड, रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होती है जब वो अर्न होती है, रिगार्डलेस व्हेन द कैश इज रिसीव, कैश रिसीव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रेवेन्यू जिस टाइम पे रिकॉग्नाइज हो रही है हमें तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो रिकॉर्डेड व्हेन द टाइटल और ओनरशिप इज ट्रांसफर टू परचेसर, ठीक है, जो टाइटल या फिर ओनरशिप है वो परचेसर के पास ट्रांसफर हो जा रही है, तभी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। ही इज लीगली लायबल टू पे द अमाउंट नॉट रिलेटेड विद द रिसीप्ट ऑफ कैश, कैश से ये से सब इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो तो बाद में फ्यूचर में मिल जाए। अब इसका एग्जांपल है कि अ फर्नीचर कंपनी सेल्स अ सोफा ऑन 25th March बट द पेमेंट विल बी रिसीव्ड ऑन 10th March। तो अब रियलाइजेशन कंसेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुई है, वो 25th March को ही रिकॉग्नाइज हुई है, जब सोफा सेल किया तब 25th March, ठीक है। दिस इज बिकॉज द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड ऑन द डिलीवरी डेट। अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, सेकेंड एग्जाम्पल है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कलेक्ट कर रहा है 12,000 इन जून में वो कलेक्ट कर रहा है फॉर अ कोर्स दैट बिगिंस इन जुलाई। कोर्स कब स्टार्ट होगा, जुलाई में होने वाला है, और मनी जो है वो कोर्स के लिए जो फी है वो कब कलेक्ट की है, 12,000 वो की है जून में। तो अकॉर्डिंग टू दिस रियलाइजेशन कंसेप्ट रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा,
वो होगा जुलाई में होगा। कब होगा? जुलाई में होगा, जब टीचिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, जब वो जो कोर्स है स्टार्ट होगा तब। यहाँ पर जो है वो पैसे एडवांस में आ गए हैं, भले ही एडवांस में आ रहे हो, लेकिन जब भी कोर्स स्टार्ट हुआ यानी सर्विस स्टार्ट हो रही है या फिर प्रोडक्ट जब रहा है, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो परचेसर को, तभी ही ये जो रिवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज होता है। तो वो होता है रियलाइजेशन कंसेप्ट, उसमें सिर्फ रिवेन्यू को ही लिया जाए। अब लास्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में क्या है? इट स्टेट्स दैट ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be based on verifiable and reliable evidence। ये किस पे बेस होना चाहिए? वेरिफिएबल और रिलायबल एविडेंस के ऊपर ये बेस होना चाहिए, नॉट पर्सनल ओपिनियन और बायस, ठीक है। और जो एविडेंस है वो कौन कौन से एविडेंस? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। एविडेंस में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, वो जैसे कि इनवॉइस हो गए, रिसिप्ट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट, बिल्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है कि ये सारे जो ट्रांजेक्शंस है वो रिलायबल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल है। ऑब्जेक्टिविटी अलाउज एक्सटर्नल ऑडिटर्स टू वेरीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड इंडिपेंडेंटली, और इससे ऑडिट भी अच्छे से हो सकता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट भी है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वेरीफिएबल और रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबल एविडेंस के ऊपर बेस होना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन या फिर बायस के ऊपर नहीं। तो ये रहा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो यहाँ पर सारे ही कंसेप्ट हमने टोटल 14 कंसेप्ट देखे हैं, सारे ही कवर हो गए हैं, और ये एग्जाम में काफी बार आ सकता है। बीकॉम के एग्जाम में 11th में भी आता है ये, ठीक है, सीए में भी आता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।